हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं दोस्तों। इससे आप लोग को 40 नंबर आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। 6 to 8 का एसएसटी का वीडियो है दोस्तों, आप लोग अवश्य देखें दोस्तों। और एग्जाम्पल 91 को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट और शेयर और लाइक करें दोस्तों। ईवीएस का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है सचिन सर का नोट्स का दोस्तों। उसका एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों, सबको जोड़ के आप लोग उसको देखिए दोस्तों। सिर्फ ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचा है दोस्तों बनाने के लिए। आज सीडीपी का भी दोस्तों पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। 1 या 2 वीडियो बचा होगा दोस्तों अपलोड करने के लिए सचिन सर का नोट्स का दोस्तों। उसके बाद उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड एग्जाम्पल 91 पर कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग आराम से वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग चैनल से टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए दोस्तों। उस पर एक बहुत से बढ़िया क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों। पीडीएफ भी सेंड किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करना है तो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो को बनाते हैं दोस्तों। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस आज पढ़ेंगे दोस्तों। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78% है दोस्तों। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा लगभग 0.93% है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों लंग्स में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर इसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन वॉल्यूम
पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा रिलेटेड को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा हीट के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे वायुमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाती है। गर्म और ठंडी वायु हॉट एंड कोल्ड एयर, जब वायु गर्म होती है तब फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों में मौसमों संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मेटेओराइट इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तापमान, टेम्परेचर। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन, सूर्य तप इंसोलेशन कहलाती है। आपतन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 लाख भाग केवल एक भाग यानी 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। सॉरी दोस्तों, 2 लाख नहीं, 2 अरबवां भाग है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायु दाब, एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है।
वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर एरिया बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु नमीजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होती है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस तरह अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं ब्लड वेसल्स फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। पवन यानी विंड उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम पछुआ वेस्टर्ली पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है दोस्तों। अस्थायी पवनें परमानेंट विंड्स, व्यापारिक पश्चिमी वेस्टर्लाइज एवं पूर्वी पवनें। अस्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है दोस्तों। मौसमी पवनें सेसनल विंड्स, ये पवनें विभिन्न अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। अस्थायी पवनें लोकल विंड्स, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। आर्द्रता मिसोट्यूब, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित इवोपरेट होता है तो यह जलवाष्प वाटर वेपर बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होता है तो उसे हम आर्द्र दिन ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारणा करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होने शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण यानी वर्षा रेन कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल ग्राउंड वाटर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। वर्षा के प्रकार टाइप ऑफ रेनफॉल। ठंडी वायु देखिए दोस्तों, चक्रवाती वर्षा, गर्म वायु। आंध्र वायु देखिए दोस्तों, पहाड़ है, बादल हैं और वर्षा करा रही है, पर्वतीय वर्षा है। अब गर्म वायु संवहनीय वर्षा देखिए दोस्तों, समतल भूमि है, अब बारिश हो रही है उससे गर्म वायु से कारण। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा अधिक तापमान के क्षेत्रों में सतह के अत्यंत गर्म हो जाने के कारण होती है। अधिक तापमान एवं सूर्यताप
के अत्यधिक प्राप्ति के कारण सतह की हवाएं अत्यधिक गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और क्रमशः ठंडी होती जाती है, जिससे संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिससे तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र इक्वेटरल एरिया तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतर भागों में पाया जाता है। प्रायः महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलानों के साथ ऊपर चढ़ाना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं दोस्तों। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समांतर हो। संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है दोस्तों। चक्रवाती वर्षा। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में होती है। ये चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवातीय या वताग्री वर्षा कहते हैं। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती है तो वताग्र का निर्माण होता है। इस वताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। लवणता सैलिनिटी 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है दोस्तों। इजराइल के मृत सागर डेड सी में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें बल्ब माने फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। महासागरीय परिसंचरण ताल, पोन्स एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहती है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, वेव्स, ज्वार भाटा, टिड्स एवं धाराएं, करेंट्स। तूफान में तेज वायु चलने पर तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवनें बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। ज्वार भाटा दोस्तों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं दोस्तों। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वारीय भाटे आते हैं।
जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आविकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार हाई टाइड आते हैं। पूर्णिमा, फुल मून एवं अमावस्या न्यू मून के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार स्प्रिंग टिड्स कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा लो टिड्स आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा नीप टिड्स कहते हैं। महासागरीय धाराएं ओशियन करेंट्स। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाले मौसम बनते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ नेचुरल वेजिटेशन। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान को प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. फॉरेस्ट, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल, ग्रासलैंड्स, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसे घास स्थल कहते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ। 1. फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, टॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होता है। ये पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार एवरग्रीन कहते हैं। कॉफ़ी, घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, हेडवुड ट्रीज जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन फॉरेस्ट होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाला दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, टीक, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात या एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले
जानवर हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लगूर एवं बंदर आदि। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। शीतोष्ण सदाबहार वन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ भी बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीज आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़ियों यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष मेडिटेरियन ट्रीज शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश मिडरेशन रीजियन को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। शंकुधारी वन कोनिफेरियस फॉरेस्ट। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। ये सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मीक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल दोस्तों, ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पेड़, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ थ्रोनी ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती है। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं।
पूर्वी अफ्रीका में क्या कहते हैं दोस्तों, सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में कंपोस्ट कहते हैं। वेनेजुला में लानोज कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना में पेम्पास उसी को बोलते हैं। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं दोस्तों, पेम्पास। उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं। और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं दोस्तों। ध्रुवीय प्रदेश पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेश, यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति वेजिटेशन मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। वनस्पतियाँ, सेटलमेंट्स, ये स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान साइट कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। गांव में ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियां, स्कैटर्ड सेटलमेंट, ये में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गर्म जलवायु, हॉट क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, फंक, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियां, टाउन्स, ये नगर छोटी एवं शहरों उनकी बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ऋतु प्रवास, लोगों में मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रोडवेज, रेलवेज, जलमार्ग, वाटरवेज एवं वायुमार्ग, एयरवेज। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलियल कनेक्टेड्स, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किसको जोड़ता है दोस्तों? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जाइनिंग से लहासा के बीच से चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 572 मीटर है। जलमार्ग, वाटरवेज, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज एवं समुद्री मार्ग, सी रोड्स। अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज, नाव्य नदियाँ, नेविगेबल रिवर्स, ये एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग
अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री मार्ग सी रोड्स, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती है। अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा इक्वेटर के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना, रिवर्स माउथ कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। जब स्पेन के अन्वेषकों एक्सप्लोरर ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में के आमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ, छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल यही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे, प्लांट पैरासाइट्स के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन और गुंजन पक्षियाँ, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ब्रोमीलोइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है।
मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क की कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। वेदिकाओं का निर्माण खड़े ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। सहारा रेगिस्तान यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा है। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वनस्पति एवं प्राणी जगत, फ्लोरा एवं फौना। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदियान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। विभिन्न समुदायों के लोग, वेरियस ग्रुप्स ऑफ द पीपल। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। नील नदी फैली। सहारा में मरुदियान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। जहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास, कॉटन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खनिज, मिनरल। खनिज की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। मरुदियान ओसिस जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो यहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुदियान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुदियान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुदियान ऐसा ही एक विशाल मरुदियान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई करगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया रेन शेडो क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को खापाची-चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, स्नोलैंड। वनस्पति जात एवं प्राणी जात फ्लोरा एंड फौना यह उच्च शुष्कता हाई एरिडिटी के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़ फल देते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबोन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। चिरू व तिब्बती एंटीलोप यह विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी बिल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचला, लूनगा लाचला, तगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। संसाधन रिसोर्स एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन टाइप्स ऑफ द रिसोर्स जो
संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय रेन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रेन्यूएबल संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत, रेनोवेट अथवा पुनः पारित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर, सोलर और पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। मानव निर्मित संसाधन ह्यूमन मेड रिसोर्स लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण कंजर्वेशन रिसोर्स संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना शतपोषकीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। भूमि लैंड विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। भूमि उपयोग लैंड यूज भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिकी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, टोपोग्राफी, मृदा सॉइल, जलवायु क्लाइमेट, खनिज मिनरल्स और जल वाटर की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि
व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियां को एकत्रित करना। इसका सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। मृदा सॉइल, मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल पर रूप मृदा के कारण को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों ऑर्गेनिक मैटर का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा के प्रकार जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। यह मृदा भारत में ऐसी भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। लेटेराइट मृदा, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल के मालाबार, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागायती कृषि की जाती है। मृदा संरक्षण की विधियाँ, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे परवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता ह्यूमिडिटी रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म, ट्रैफिक फार्मिंग, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन सॉइल इरोशन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई, कंटोर प्लॉगिंग, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, कंटेनर, समोच्च रेखीय बार्स, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाओं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं बार्स के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। चट्टान बांध, रॉक्स डैम, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नदियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों अल्टरनेट क्वेश्चंस में उगाई जाती है। जल वाटर, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन रेनवेबल नेचुरल रिसोर्स है। भूपृष्ठ सरफेस का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि
महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों ओशियंस का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और लवण जल फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% और लवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र वाटर साइकिल कहते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल कृषि, स्वेज कृषि, रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक कॉन्टामिनेंट्स हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर एग्ज़ाम ओरिएंटल यानी VVI एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि क्वेश्चन अवश्य ही लड़ना ही 100% गारंटी है दोस्तों।